जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में। हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो में हमने यूनिट थर्ड को स्टार्ट किया था, जो है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में आवेश यानी कि चार्ज के बारे में और कूलाम का नियम क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने वहां पर देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से काम करता है और फॉर्मूला हम किस तरीके से देख सकते हैं। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और किसी भी कण को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होता है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। So before you start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all that notification from this channel. Let's begin. बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो फ्रेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अगर हम इसको फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता ही है। यदि विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा पृष्ठ क्षेत्रफल जो वेक्टर है वो ए से हम प्रदर्शित करें तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होता है, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से फिगर की सहायता से समझाया है। यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है ई और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन जो है इधर की साइड दिखा रखी है। यहाँ पर हमने क्या किया, कोई पृष्ठ हमने इसको परपेंडिकुलर रख दिया है, यानी कि इस तरीके से हमने ये रख दिया है और यहां से ये विद्युत बल रेखाएं इधर की साइड गुजर रही हैं। तो इसके अंदर से, अब देखिएगा, इसके अंदर से जितना भी फ्लक्स गुजरेगा, जितने भी लाइंस इस फ्रेम से गुजरने वाले, यहां से हम नहीं देखेंगे, केवल इसके अंदर से जितनी भी लाइंस गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। यानी कि उसको हम काउंट करेंगे तो वो हमें विद्युत फ्लक्स की वैल्यू देगा। अब यहां पर सेकंड फिगर में हम क्या देखते हैं कि उसको हमने किसी एंगल पर तिरछा कर दिया है, इंक्लाइंड में रख दिया है। तो यहां से जितनी भी इसकी विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो निकलेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। मतलब कहने का ये है, ये हमारे पास कोई खोखला बॉक्स है और इससे पीछे से बल रेखाएं आ रही हैं और इसके अंदर से, इतने एरिया से जितनी भी बल रेखाएं पास होंगी, यहां से हम नहीं काउंट करेंगे, केवल इसके अंदर से यहां तक जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। आप ऐसा समझिएगा, कोई ये पाइप है और हम इसमें से क्या करा रहे हैं, ये फुल पानी निकल रहा है, इसमें से फुल पानी का प्रवाह हो रहा है। ठीक है? तो इसमें से जितना पानी निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसका विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो यही इसमें कहा गया है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि इस पोर्शन से, अगर ये स्क्वायर पोर्शन हमें रखा हुआ है तो इस पोर्शन से निकलने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी, इसके अंदर से जितनी बल रेखाएं मैक्सिमम निकल सकती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो वेक्टर ए हो तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम क्या ले सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और उसका जो एरिया है, जो पृष्ठ रखा हुआ है उसका जो एरिया है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। अब यह है इसका मतलब कि अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर से हम क्या करते हैं, उसकी दिशा को बताते हैं। अगर हम इसका वेक्टर रूप हटा दें तो हमें क्या मिलता है, ई इंटू ए और कॉस थीटा। जहां पर कॉस थीटा क्या है, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर हम यहां पर वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? मतलब यह है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको क्या करेगा, ये वेक्टर प्रदर्शित करता है। और हम जब इसकी वेक्टर फॉर्म को हटाते हैं तो ये कॉस थीटा जो है इसकी डायरेक्शन को बताता है, ये डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है? तो इसीलिए हम वेक्टर को हटा करके क्या रखते हैं, कॉस थीटा कर देते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जहां थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए के मध्य कोण है। यानी कि जब हमने इसको तिरछा किया तो यहां पर जो एरिया है वो इसके लंबवत हम देखते हैं, यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके लंबवत होगा, जो फ्रंट है उसके लंबवत होगा, तो ये भी तिरछा हो जाएगा। यहां पर तिरछा नहीं है तो इसके बीच में एंगल कितना है, 0 है। यहां पर थोड़ा सा तिरछा हमने किया तो यहां पर एंगल कितना बना, थीटा, यानी कि इस बीच एंगल कितना है, ये थीटा है। अब यहां पर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास थीटा है वो किसके बीच बन रहा है, ई के और ए के बीच में बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के मध्य कोण है।
ये हम कह सकते हैं। तो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो वेक्टर ए पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा था, ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तो देखिएगा इसके लंबवत जब ये हम देखेंगे तो यहां पर कि थीटा कोण बनाएगा विद्युत क्षेत्र ई से, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हम कह सकते हैं। और विमेय सूत्र हम किस तरीके से निकालेंगे, विमेय सूत्र हम निकालेंगे तो ई की विमा और क्षेत्रफल की विमा जो होती है, यानी कि ई इंटू ए है तो इसकी विमा और इसकी विमा जो हम दोनों निकालेंगे तो हमारे पास आता है एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब ए माइनस 1 आ जाता है। तो यहां पर विमेय सूत्र आप याद रखिएगा, और इसका मात्रक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आप मात्रक बिना लिखे अगर आएंगे तो आपके नंबर जो है वहां से कट हो सकते हैं, 1-2 नंबर आपके वहां पर कट जाते हैं। तो यहां से आप इसका मात्रक और विमेय सूत्र जरूर याद रखिएगा। तो फ्लक्स क्या होता है, कोई भी अगर पृष्ठ सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगल है या कोई भी हमने रख दिया स्क्वायर है, उसको हमने अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके अंदर से, उसके एरिया से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, उनकी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है विद्युत विभव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं विद्युत विभव को। तो यहां पर विद्युत विभव की डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत विभव आवेशों के निकाय का किसी बिंदु के लिए एक विशिष्ट मान होता है। क्या होता है कि आवेशों का निकाय है, उसके किसी बिंदु के लिए विशिष्ट मान होता है, और इसीलिए एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है? और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब आपको यहां पर फिगर से समझाने की कोशिश की है। हमने क्या कहा था कि एकांक धनावेश को अनंत से लाने में, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। अब देखिएगा, कोई ये धनावेश है प्लस क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी एक पॉइंट है पी बिंदु है, और क्यू नॉट को हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से लाया जा रहा है। तो क्या कहा है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु यानी कि P तक लाने में किया गया कार्य, इसको अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में स्थित जो बिंदु P है उस तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उस बिंदु का क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। और इसको किससे लिखते हैं हम, V से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि प्लस Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, वर्क पर आवेश, वर्क पर आवेश हो जाएगा, यानी कि जितना कार्य किया गया है और अपॉन में जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, अगर उन दोनों को हम रेशो करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, विभव मिल जाता है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि होगी, और ऐसा ही मात्रक कितना होता है इसका, जूल पर कूलाम होता है, जिसको हम लिखते हैं जूल पर कूलाम, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम में वो क्या करेगा, कभी वो आपको वोल्ट दे देगा विद्युत विभव का मात्रक, और कभी वो आपको जूल पर कूलाम देगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जूल पर कूलाम क्या होता है, वोल्ट क्या होता है। तो यहां पर आप क्लियर कर लीजिएगा कि जूल पर कूलाम ही क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहां पर अगर उसने वोल्ट दिया है और आपको पता है जूल पर कूलाम, तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों को याद रखिएगा, जूल पर कूलाम ही वोल्ट होता है। और जो इसका विमेय सूत्र है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी कोई आवेशित कण है और किसी बिंदु पर विभव उसका कितना होगा वो हमको बताना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर विभव। देख लेते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। माना किसी धनावेशित कण क्यू नॉट, कोई धनावेशित कण है क्यू नॉट, और एक बात आप याद रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अगर परीक्षण आवेश हम लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, परीक्षण चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये आप याद रखिएगा। माना किसी धनावेशित कण क्यू नॉट को किसी आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर P तक लाना है, ठीक है। कोई हमारे पास आवेश है Q नॉट, उसको विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है उस तक लाना है, और कहां से लाना है, अनंत से लाना है। तो अनंत से लाते हुए धनावेशित कण Q नॉट किसी क्षण बिंदु A पर है। अभी आपको फिगर के माध्यम से सारा समझा दिया जाएगा। तो बिंदु A पर आवेशित कण प्लस Q से x दूरी पर स्थित है, यानी कि बिंदु A आवेशित कण से कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। क्लियर है? आप इसको देख लीजिएगा, यहां पर हमने फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है।
कहने का मतलब ये है विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई प्लस क्यू आवेश है और बिंदु P तक क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। तो हमने क्या किया कि इसको अनंत से हम लाए और बिंदु A तक लाए हैं। तो हमने देखा कि प्लस Q से बिंदु A की दूरी कितनी है, x है, और जहां हमें लाना है P तक उस बिंदु की दूरी कितनी रह गई, dx रह गई है, हम जहां तक पहुंचने वाले हैं। यानी कि हम A तक पहुंच गए, अब हमें P तक पहुंचना है तो कितनी दूरी तय करनी रह गई हमारी, बाकी dx रह गई है। क्लियर है। लेकिन बिंदु A की प्लस Q आवेश तक की दूरी कितनी है, टोटल x है, बिंदु जो A है उसकी टोटल दूरी कितनी है प्लस Q आवेश तक की x, और जो हमारे पास बिंदु P है उसकी दूरी कितनी है प्लस Q से, वो r है। क्लियर। तो हमने आपसे यह कहा कि कोई धनावेशित कण Q नॉट है, उसको प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाना है, और अनंत से लाते हुए धनावेशित कण Q नॉट किसी क्षण कहां पर है, बिंदु A पर है, और बिंदु A आवेशित कण प्लस Q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। क्लियर। अब बिंदु A पर प्लस Q के कारण जो आवेश होगा, प्लस Q के कारण प्लस Q नॉट पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, कूलाम बल के बराबर होगा, यानी कि जो कूलाम बल होता है उसके बराबर होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्लस और प्लस यानी कि दोनों सेम प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो हमेशा प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो भी आवेश होंगे वो हमेशा आकर्षण करेंगे। ठीक है। तो प्रतिकर्षण करेंगे जो प्लस प्लस होंगे, और प्लस माइनस और या माइनस प्लस जो होंगे वो आकर्षण करेंगे। तो यहां पर जो बिंदु A पर स्थित है Q, ठीक है, बिंदु A पर प्लस Q के कारण जो भी आवेश Q नॉट है वो भी पॉजिटिव है, और जिसके कारण बल लगाया जा रहा है वो भी प्लस Q है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कूलाम लॉस है, F = 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन में x²। ये हमारे पास किससे बनता है, कूलाम लॉस। कूलाम लॉ ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r कह सकते हैं, x कह सकते हैं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी से हमें यह पता चला कि F = 1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन x², क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो यहां पर हम कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास फिगर है उसको हम देख लेते हैं कि प्लस Q आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट P स्थित है, कोई पॉइंट कितना है, P स्थित है, और अनंत से Q नॉट को लाने में जो कार्य किया गया है P तक उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। उस पॉइंट का विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा, माना प्लस Q को अत्यंत कम दूरी dx विस्थापित करने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। देखिएगा, जो भी प्लस Q के कारण बिंदु A पर स्थित Q नॉट पर बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, देखिएगा दोनों प्रतिकर्षण करेंगे तो इस तरीके से बल लगेगा। ठीक है। और हम जो ला रहे हैं वो किधर को ला रहे हैं, वो इस साइड में ला रहे हैं। ठीक है। तो कार्य हम इस साइड कर रहे हैं लेकिन बल किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि प्लस Q को अत्यंत कम दूरी dx विस्थापित करने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य dw है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। देखिए, प्रतिकर्षण बल इस साइड है और कार्य जो किया जा रहा है वो इस साइड है, तो इसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है वो कितना है, dw है। तो अदिश गुणन से हम क्या कर सकते हैं, dw = F इंटू dx, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। जब इसके हम वेक्टर फॉर्म को हटाते हैं हमें पता है क्या लिखते हैं, F इंटू dx cos थीटा। और देखिएगा थीटा कितना है, थीटा कितना है, इसके और इसके बीच में दोनों के, यानी कि ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो कितना थीटा है, 180। तो कितना लिखेंगे, 180 लिखेंगे। तो dw = -f dx हो जाएगा, और f की वैल्यू क्या होती है, -1/4πε0 इंटू Q नॉट अपॉन में x² होगी, और dx क्या होगा, एज इट इज हम लिख देंगे। तो Q नॉट को x ∞ से x r दूरी तक लाने में जो कार्य किया गया है वो कितना होगा, 0 to w, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, dw हो जाएगा। और यहां पर जो dx है उसको चेंज किया जा रहा है, यानी कि x को चेंज किया जा रहा है, x वेरिएबल है, तो यहां पर Q
क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट फॉर्म में बाहर आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन फॉर्म होगी उसकी लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक लाया जा रहा है, कहां से लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। और कितनी दूरी पर लाना है, आर दूरी पर, क्योंकि जो पी पॉइंट है उस तक हमें यहां से इसको लाना है और ये प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो इसलिए क्या कहा गया, इन्फिनिटी से आर दूरी पर हमें लाना है। तो इन्फिनिटी से आर इसकी लिमिट हो जाएगी और 1/x² dx हो जाएगा। तो w इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिएगा x की पावर -2 dx, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर जाएंगे तो -2 आ जाएगी पावर। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस में c, यानी कि जो इसकी लिमिट है उसको हम रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर यही किया गया, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी टू r। तो क्या लिखेंगे, -q क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम देखेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर देखिएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यहां से हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन -1 आएगा। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x हम लिख सकते हैं। तो -1 अपॉन x और लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी टू r। यहां से हम देखेंगे तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहां से हम अपर लिमिट को रखेंगे तो क्या आएगा, 1/r आ जाएगा। और माइनस में ये पहले से ही है तो माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा इसको जब हम रखेंगे 1/∞, हमेशा याद रखिएगा 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, हमेशा 0 रखिएगा। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r मिल जाएगी। अतः बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, v इक्वल टू w अपॉन क्यू, v इक्वल टू w अपॉन क्यू हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारे पास विभव होता है उसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी, w अपॉन क्यू बताई थी। यानी कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, उस बिंदु पर विभव होता है। तो बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, क्यू नॉट को हमने लाया गया और कितना कार्य किया गया, w कार्य किया गया है। तो w की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r है। तो ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे ऊपर। और नीचे क्या है, क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल जैसे ही हुआ हमें मिला v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। क्या मिला है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। और यही है क्या कि अनंत से किसी बिंदु परीक्षण आवेश को, जो भी बिंदु परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, उसको प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक अनंत से लाने में जो कार्य किया गया है वही उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और उसी की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r होगी। क्लियर है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही तरीके से कीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मालूम किया जाता है। और न्यूमेरिकल पोर्शन में इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है विभवांतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इससे पहले हम विभव के कुछ नोटिंग पॉइंट देख लेते हैं, क्या पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट है, विभव का मान ज्ञात करने के लिए आवेश का मान चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में हम क्या करेंगे, विभव का मान ज्ञात करेंगे तो आवेश जो होगा, अगर वो माइनस में दिया हुआ है तो हम माइनस में ही रखेंगे, प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में ही रखेंगे। मतलब आवेश का मान जो है वो चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, प्लस क्यू आवेश का विभव धनात्मक होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि बाह्य बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहा है। यानी कि प्लस क्यू आवेश का जो विभव होगा वो धनावेश होगा, तो उसका मतलब यह है कि बाह्य बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य कर रहा है। और माइनस क्यू आवेश का विभव ऋणात्मक होता है, और इसका मतलब यह होता है कि विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य कर रहा है, ना कि बाह्य बल कार्य कर रहा है। बाह्य बल के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहां पर विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है। क्लियर। और R इक्वल टू अगर इन्फिनेटिव है तो उस पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे ये यूज होने वाला है। R इक्वल टू इन्फिनेटिव तो विभव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। हमेशा अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं विभवांतर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर आप नाम से ही पता चल रहा है कि विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लेकिन हम यहां पर डेरिवेशन करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं किस तरीके से है। तो विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि माना किसी बिंदु आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु A और B, ठीक है। कोई हमारे पास प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है, ए बी है, यानी कि प्लस क्यू आवेश है, उसका विद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, उनके मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो यहां बिंदु ए आवेश क्यू से आर ए दूरी पर स्थित है। देखिएगा बिंदु जो है प्लस क्यू आवेश, ठीक है, तो आर ए दूरी पर बिंदु ए पॉइंट,
ठीक है, पॉइंट ए जो है वो स्थित है किससे, प्लस क्यू आवेश से, और बी पॉइंट जो है वो आर बी दूरी पर स्थित है प्लस क्यू आवेश से। ये आप जान लीजिएगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है, उसमें दो पॉइंट है, नंबर एक ए और बी, और ए जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है प्लस क्यू से, आर ए दूरी पर, और बिंदु पी जो है वो आर बी दूरी पर स्थित है। क्लियर। जबकि विभवांतर बिंदु बी आवेश Q से आर बी दूरी पर स्थित है, यानी कि जो भी बिंदु B है वो प्लस Q से आर बी दूरी पर स्थित है, ये हमने अभी बताया। और आवेश के कारण बिंदु विभव कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो विभव सूत्र है हमें उससे निकालना होगा। तो विभव का जो फॉर्मूला है वो हम सभी जानते हैं, क्या आया था, अभी हमने देखा था, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर है। क्लियर है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव के सूत्र से हम इसको निकालने वाले हैं कि विभवांतर क्या होता है। इन दो पॉइंट के विभव का अंतर ही हमें विभवांतर देगा। क्लियर है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आवेश प्लस क्यू का बिंदु ए पर विभव कितना होगा। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे आवेश प्लस क्यू का बिंदु ए पर विभव, यानी कि 1/4πε ऐसे ही रहेगा, प्लस क्यू यहां पर आ जाएगा, लेकिन जो दूरी होगी वो किस कहां तक ली जाएगी, प्लस क्यू से ए तक की दूरी ली जाएगी। कितनी है, आर ए। तो क्या आ जाएगा, वी ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर ए आ जाएगा। इसी तरीके से हम बिंदु बी पर लेंगे प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार आवेश क्यू का बिंदु बी पर विभव, तो इसी में आर की वैल्यू हम क्या रख देंगे, अब की बार आर बी हो जाए, क्योंकि बिंदु बी पर हम विभव ले रहे हैं प्लस क्यू के कारण, तो ये कितनी दूरी पर है, आर बी दूरी पर है। तो जितनी दूरी होगी उसी को हम यहां पर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, वी बी इक्वल टू 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर बी। क्लियर है यहां तक। अब यहां से बिंदु बी तथा ए के मध्य जो विभवांतर होगा, हमने दोनों के विभव निकाल लिए। अब विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर होता है विभव का अंतर, तो उन दोनों के विभव का अंतर हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो यहां पर वी बी की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर बी माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर ए हो जाएगा। यहां से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा और क्यू भी यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो क्यू अपॉन 4πε0 और बचेगा क्या, 1/RB माइनस 1/RA। यही क्या होगा, प्लस क्यू के कारण बिंदु ए और बी के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, विभवांतर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखिएगा, यदि किसी आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक स्थानांतरित किया जाए, यानी कि जो हमारे पास इस तरीके से ये प्लस क्यू आवेश था, यहां पर बिंदु बी था, यहां पर ए था। क्लियर है। यहां पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, इसको अगर यहां से बिंदु बी तक विस्थापित किया जाए तो इसके लिए किया गया कार्य जो है वो विभव के सूत्र से हमें प्राप्त होता है। वो कितना होगा, डब्ल्यू ए बी, यानी कि ए और बी के ए से बी तक लाने में किया गया कार्य किसी बिंदु आवेश को वी बी माइनस वी ए इंटू में क्या होगा, क्यू नॉट होगा। ये कहां से आया कि जो v होता है वो क्या होता है, w अपॉन क्यू नॉट होता है। तो जब w निकालेंगे तो ये q यहां पर चला जाएगा, तो क्या है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इंटू में क्यू नॉट। क्लियर है। यानी कि विभव इंटू आवेश हमें क्या देता है, कार्य दे देता है। क्लियर। तो दो बिंदु है तो उनके विभवों का अंतर इंटू जो भी हमारे पास परीक्षण आवेश होगा उसका मल्टीप्लाई हमें क्या दे देगा, उन दोनों के बीच यानी कि ए से बी तक लाने में किया गया कार्य हमको मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। तो यहां पर हमें यह बताया गया है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो दो या दो से अधिक आवेशित कणों को दूर ले जाने या फिर समीप लाने में जो कार्य किया जाता है, यह कार्य कणों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि अगर हमारे पास दो आवेशित कण हैं, उनको दूर करा जा रहा है या उनको समीप लाया जा रहा है, ठीक है, और यह करने में जो भी कार्य किया जाएगा वह कार्य उनकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी जो निकाय के आवेशों को अनंत से उनके निर्दिष्ट बिंदु, निर्दिष्ट का मतलब है जहां पर हमें लाना है, निर्देशित किया गया बिंदु जो है, जैसे बिंदु P तक ला रहे थे, बिंदु A तक ला रहे थे, इस तरीके से अनंत से उनके निर्दिष्ट बिंदु या स्थानों तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही उसकी क्या होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में
किसी परीक्षण आवेश Q0 को किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा बिंदु A और B दिया हुआ है। बिंदु A पर प्लस Q1, बिंदु B पर प्लस Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। दोनों ही क्या थे? ये पहले अनंत दूरी पर थे। दोनों ही ये क्या थे? पहले अनंत दूरी पर थे। अब हमने क्या देखा यहां पर कि बिंदु A पर Q1 को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या है, और बिंदु B पर प्लस Q2 को लाने में किया गया कार्य क्या है। तो दोनों का कंप्लीट कार्य क्या होगा? यहां पर विभव का अंतर इंटू Q2 किस तरीके से लिखा गया है, यानी कि पॉइंट B का, ठीक है, पॉइंट B का प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q1 के कारण विभव VA कहलाएगा, और बिंदु A पर B यानी कि B पर जो प्लस Q2 आवेश है उसके कारण जो विभव कितना कहलाएगा? VB कहलाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमने एक लाइन आपको बताई थी, नोट में लिखी हुई बताई थी, आप ये पहले देख लीजिएगा कि R इक्वल टू इन्फिनिटी पर V इक्वल टू 0 होता है। R इक्वल टू इन्फिनिटी पर V इक्वल टू 0 होता है। तो इस बात को आप यहां पर बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर आपको यहां पर समझ में आती है तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। क्लियर है? देखिएगा, पहले क्या थे? ये दोनों ही अनंत दूरी पर थे। दोनों ही कितनी दूरी पर है? अनंत दूरी पर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पास में लाए, बिंदु A पर ले आए प्लस Q1 को, यहां पे प्लस Q2 है, प्लस Q1 को यहां तक हम ले आए। कहां से लाए हैं? अनंत से लाए हैं। तो R इक्वल टू क्या है? 0 है, सॉरी इन्फिनेटिव है। भाई अनंत से लाए हो ना, अनंत से जैसे ही हम लाओगे तो क्या होगा? R इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब R इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर VA क्या है? 0 होगा। पहले इन्फिनेटिव थी, लेकिन अब क्या होगी? अब जैसे ही हम इसको यहां से यहां तक ले आए तो अब यहां तक इसकी जो दूरी होगी वो इन्फिनेटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब ये दोनों पॉइंट है पहले इन्फिनेटिव तक थे। ठीक है, अब अगर हमने कुछ दूरी इसको चला दिया तो R इक्वल टू इन्फिनिटी से हम यहां पर ला रहे हैं, तो यहां पर ये पहुंचा, तो अब इन्फिनेटिव नहीं है ना। अब इनके बीच दूरी हमने मान ली कितनी है? R है। इन्फिनेटिव से हम इसको लाए हैं, तो इन्फिनिटी से प्लस Q1 को A पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि विभव कितना है? 0 है। भाई हमने कहा था R इक्वल टू इन्फिनिटी पर विभव क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अब बिंदु A पर जब हम इस प्लस Q1 आवेश को ले आए हैं तो बिंदु B पर जो प्लस Q2 आवेश है उससे दूरी कितनी बन गई? इसकी R बन गई। अब इसकी इन्फिनिटी दूरी नहीं रही है, क्योंकि हम यहां से इन्फिनिटी से तो इसको चला करके ले आए। अब इसको यहां पर हमने रोका, तो कितनी दूरी पर रोका है? R दूरी पर हमने रोका है। इन दोनों को हमने R दूरी पर रोका गया है। तो R दूरी पर हमने रोका, तो अब हम निकालेंगे कि इसके कारण, इस बिंदु A के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो कितना होगा। तो डिस्टेंस R है, तो R दूरी हम यहां पर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? VB की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा। और माइनस में ये 0 है, ये क्योंकि इसको तो हम R इक्वल टू इन्फिनिटी से ला रहे थे, और हमें नोट पॉइंट में बता रखा है कि R इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो विभव क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। तो पहले हम बिंदु A पर Q1 आवेश को अनंत से लाएंगे, उसका विभव 0 हो जाएगा। अब बिंदु A से बिंदु B की दूरी R है, और दोनों पर प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेश रखे हुए हैं, लेकिन वो दूरी कितनी है? R है। तो अब इन्फिनिटिव नहीं है, तो R इक्वल टू अगर R है तो हम क्या रखेंगे? 1/4πε0 और Q2/R0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस Q1 के कारण है तो इसलिए यहां पर क्या आया है? Q1 आया है। अगर प्लस Q2 के कारण Q1 पर होता तो प्लस Q2 आ जाता। क्लियर? तो प्लस Q1 के कारण Q2 पर हम क्या करेंगे? Q1/R कर देंगे। अब यहां पर क्या होने वाला है? प्लस Q2, यानी कि जिस पर हम निकाल रहे हैं, प्लस Q2 पर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्कडन होता है वो कितना होता है? वर्कडन होता है विभवांतर इंटू आवेश। ठीक है, और तो यहां पर कितना होगा? विभवांतर और इंटू में कितना हो जाएगा? आवेश होता है, क्योंकि हम प्लस Q2 को अब A पॉइंट से कंपेयर करेंगे, वो कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। ठीक है, और प्लस Q1 के कारण है तो Q1/R, यह हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R, माइनस में VA कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इंटू में Q2। तो यहां पर कितना हो जाएगा? W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। तो ये क्या होगी? निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी।
सो फ्रेंड्स, यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी आपको बताया गया है इस तरीके से आप करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिसको हम बोल सकते हैं विभव प्रवणता। अब देखिएगा यहां पर दो क्वेश्चन आपके बनते हैं और दोनों का आंसर एक ही होगा। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहां पर तब भी हमें यही डेरिवेशन कर देना है, और अगर आपसे कहे कि विभव प्रवणता को समझाइए तो तब भी हमें यही डेरिवेशन करना है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं सेम आंसर के। ठीक है, तो इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा, सही तरीके से याद रखिएगा कि कहां पर हमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या है, एक फिगर आपको दिखाया गया है, प्लस क्यू आवेश यहां पर है और प्लस क्यू नॉट आवेश यहां पर है। तो माना बिंदु ए पर आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई है, प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर जो प्लस क्यू नॉट आवेश है, यानी कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बी स्थित है। तो प्लस क्यू नॉट पर प्रतिकर्षण बल ई क्यू नॉट होगा। हमें पता है कि जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ई क्यू नॉट। प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी होता है वो ये होता है। अब ये कहां से आया है, क्योंकि ई क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता है, और जब इंटू में क्यू नॉट होगा तो यहां पे क्या बन जाता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जब ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू ये है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये ई की वैल्यू होती है, और अगर हम उसी से क्यू नॉट की मल्टीप्लाई कर दें यहां पर क्यू नॉट, तो क्या बन जाता है, ये एफ बन जाता है, क्योंकि एफ क्या होता है, कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है। और यहां पर ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी के हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये बल आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट, क्योंकि ई की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और फिर हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू में क्यू, यानी कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और यही क्या होता है, कूलाम बल होता है एफ। तो इसीलिए हमने लिखा कि प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू नॉट आवेश पर प्रतिकर्षण बल ई क्यू नॉट होगा। और प्रतिकर्षण क्यों होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा। यदि प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डी आर दूरी पर विस्थापित करें, यानी कि इस साइड हम इसको ला रहे हैं, डी आर दूरी पर बिंदु बी पर लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डी आर दूरी पर विस्थापित करने के लिए किया गया जो कार्य होगा वो कितना है, डी डब्ल्यू है। तो क्या होगा, जो बल है और जो हमने दूरी तय की कितनी है, डी आर, ये तो होगा उसका वेक्टर रूप। जब हम उसके वेक्टर को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा। और देखिएगा जो विस्थापन है वो यहां पर है और जो बल है वो यहां पर, दोनों के बीच एंगल कितना है 180। तो यहां पर क्या होगा, एफ डी आर कॉस 180 होगा, इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर, इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डी आर, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी है, ई क्यू नॉट, तो माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी आर हो जाएगा। अब इस क्यू नॉट को यहां पर लाने में क्या मिल जाता है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर हो जाएगा। और देखिएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बिंदु बी व ए के मध्य का विभवांतर है डीवी, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो ए और बी के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डीवी, इसको हमने मान लिया। और जब हमने इसको डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू डीवी मान लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, डीवी इक्वल टू ई डी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस डी आर है, और डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के इक्वल डीवी है, तो यही इसके इक्वल होगा ना। तो डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर हम लिख सकते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर, क्योंकि हमने इसको इधर ले आए हैं तो माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस डीवी अपॉन आर हो जाएगा। और ये क्या है, देखिएगा विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, विद्युत व विभव प्रवणता। तो हम कह सकते हैं कि डीवी अपॉन डी आर अगर विभव प्रवणता है तो विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक मान
यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका ऋणात्मक मान क्या होगा, डीवी अपॉन डी आर के बराबर होगा, यानी कि विभव प्रवणता के बराबर होगा। और विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, माइनस प्रवणता के बराबर होगा, माइनस विभव प्रवणता के बराबर होगा, यह आप याद रखिएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक मान विभव प्रवणता के बराबर होता है, या हम यह बोल सकते हैं कि विद्युत प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर हो सकता है। आप कुछ भी इनमें से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि गॉस लॉ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप आने वाले वीडियो को देखने के लिए जो भी इस चैनल पर स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट